नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक दृष्टि और उस बदलते युग की, जिसने आधुनिक युद्ध तकनीक और साझेदारियों को पूरी तरह नए आयाम दिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं होगा, बल्कि यह समझने का प्रयास होगा कि आने वाले सालों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है और उसकी सुरक्षा रणनीति किस तरह आकार लेने जा रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सभ्यता ने समय के चक्र को बदलते देखा है, जहां रणनीति सिर्फ युद्ध की कला नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का दर्शन रही है। और आज 21वीं सदी के इस निर्णायक मोड़ पर भारत फिर से एक नए रक्षा पुनर्जागरण के द्वार पर खड़ा है। यही है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025, जहां नीति, नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा एक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में एक साथ आती है, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत के लिए। Chanakya Defense Dialogue was instituted in 2023 when my predecessor, General Manoj Pandey, declared the year of transformation for the Indian Army. It underscored that genuine transformation cannot be driven in isolation, as it demands great understanding and cooperation with all stakeholders across the DIME technology spectrum. Since then, this forum has grown in scale, depth and influence, drawing some of the finest strategic minds from India and abroad. Your presence here today as the Supreme Commander of the Armed Forces is an inspiration and acts as a catalyst in our journey to become a future-ready force, capable of effective deterrence and to prosecute decisive multi-domain operations. मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली, तारीख 27 और 28 नवंबर 2025, जब भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस ऐतिहासिक संवाद का उद्घाटन करती हैं। राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट था, भारत की सुरक्षा सिर्फ शक्ति का नहीं, चेतना, चरित्र और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व का विषय है। भारत की डिटरेंस पोस्चर, वसुधैव कुटुंबकम, सिर्फ भारतीय दर्शन नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक पहचान भी है। देखा जाए तो युद्ध के नए मोर्चे साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव वॉरफेयर एक ऐसी सेना मांगते हैं जो तकनीकी रूप से चुस्त और भविष्य के लिए तैयार हो। भारतीय सेना जो न सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी में निर्णायक है बल्कि दूर दराज के इलाकों के विकास के पहिए को भी गतिशील कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, युवा और महिलाएं अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा यात्रा का अभिन्न हिस्सा हैं। The Army is transforming itself through quantifiable, deliverable under the decade of transformation. It is reforming structures, reorienting doctrines and redefining capabilities to the future ready and mission capable across all domains. I am confident that these defense reforms will help in making India self-reliant. I am happy to know that the Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion and sports. The expansion of the contribution of young women officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. आधुनिक दुनिया में सुरक्षा अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। यह कूटनीति, तकनीक, सामरिक साझेदारी
और वैश्विक जिम्मेदारियों का एक विस्तृत ढांचा बन चुकी है। भारत की नजर में स्थिरता, संतुलन और जिम्मेदारी सबसे बड़ी नींव है। आज इस बात को समझना सबसे जरूरी है कि भारत कैसे बदलते माहौल में अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग का जन्म 2023 में हुआ था और आज 2025 में ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मंचों में से एक बन चुका है। जब भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी एड्रेस देने उठते हैं, सभागार में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। This brings me to the wider strategic landscape we operate in. We are living in an increasingly multipolar world where major powers are continuously jostling and competing. The world has moved from the Cold War's bipolarity through a brief unipolar moment into an uncertain and fractured order. The long peace is declining and comprehensive conflicts are on the rise. In a world with over 50 ongoing conflicts, saying that we live in a turbulent times may actually be an understatement. So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? जहां उन्होंने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य यात्रा का एक 3 चरणीय खाका विस्तार से बताया। 2032 तक तेज कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तेज स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन और तेज ऑपरेशनल रेडीनेस। 2037 कंसोलिडेशन। 2032 से 2037 ऐसी सेना जो है फ्यूचर रेडी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटीग्रेटेड हो। COAS उन 4 स्प्रिंग बोर्ड्स की बात करते हैं जो भारत की सैन्य क्रांति को गति देंगे। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, अनुसंधान, तेज नवाचार, अनुकूलन, इकोसिस्टम एडॉप्टेशन, एकीकरण, सैन्य नागरिक फ्यूजन। The real question before us is, what must propel our next leap? It is in that spirit that I will outline a set of springboards that will drive the Indian Army's transformation in the years ahead. The first springboard is Atmanirbharta Swadeshikaran se Sashактikaran, that is self-reliance, empowerment through indigenization. It remains our first springboard. Its results are visible in defense manufacturing, space achievements, and rapid military technology absorption. Yet, much more remains to be done as we deepen our self-reliant capability base. Second is Anusandhan or Twarit Anusandhan, that is accelerated innovations. While initiatives like IDEX and Aditi are accelerating the idea to prototype pipeline, we must now move on from experimentation to enterprise scale impact at a much faster pace in AI, cyber, quantum, autonomous systems, space, and advanced materials. Third is Anukulan, that is adaptation, reforming the ecosystem. As we align defense architecture with national Atmanirbharta goals, we look forward to concrete suggestions from this dialogue to accelerate the next phase. And the fourth, or the last one, is Ekikaran, that is military-civil fusion. The development of war-fighting capabilities is a multi-agency, multimodal endeavor, wherein the troika of academia, industry, and the military must achieve deep cross-domain synergy. The military is shedding inhibitions, opening ranges, funding startups, and joining national technology missions, and stands ready to strengthen this troika of transformation even further. सेनाध्यक्ष ने जहां प्रधानमंत्री के 5S दृष्टिकोण का जिक्र किया, 5S दृष्टिकोण यानी सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और सुरक्षा के आधार पर भारत अमृतकाल से विजन 2047 की ओर बढ़ रहा है। इस विजन से इस वर्ष का विषय रखा गया है जिसका शीर्षक रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है। Vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. English, it would mean respect, dialogue, cooperation, prosperity and security. It guides how the whole of nation ecosystem must deliberate, coordinate
and act through the Amrit Kal towards a Viksit Bharat. It is from this vision that this year's dialogue draws its theme, Reform to Transform, Sashakt, Surakshit and Viksit Bharat, that is strong, secure and developed Bharat. Aligned with the national vision of Viksit Bharat, the Indian Army has envisioned a three-phase schema. Phase 1, that is HOP 2032, a comprehensive framework under the decade of transformation or accelerated transition. Phase 2, that is STEP till 2037, a 5-year period of consolidated gains from Phase 1. And of course the Phase 3, that is a jump, 2047, when we graduate to the next level of integrated future-ready force design. पूरी दुनिया के लिए ऑपरेशन सिंदूर वो उदाहरण है जो दिखाता है कि स्ट्रक्चरल रेडीनेस और मॉडर्नाइजेशन कैसे डिसाइसिव आउटकम्स दिलाते हैं। It is good to know that eminent members of the strategic community, academia and industry and the stakeholders will deliberate upon issues that have shaped the security landscape of our nation. The Indian Armed Forces have exemplified professionalism and patriotism in guiding the sovereignty of the India. During every security challenge, whether conventional, counter-insurgency and humanitarian, our forces have displayed remarkable adaptability and resolve. The recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability, but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म 2025 सबसे अलग रहा। पूरा फोकस भारत के डिफेंस इकोनॉमी मॉडल पर जाता है। 75% कैपिटल प्रोक्यूरमेंट अब इंडियन इंडस्ट्री से प्राइवेट सेक्टर का डेडिकेटेड शेयर है। डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से ऊपर जा रहा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब भारत की जीडीपी ग्रोथ का एक शक्तिशाली इंजन है। रक्षा औद्योगिक मजबूती ही भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का भविष्य है। और चलिए अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो विश्व सुरक्षा का भविष्य तय कर रहा है। टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर डोमेन और भी बहुत कुछ, ये सभी मिलकर उस युद्ध क्षेत्र को बना रहे हैं जहां गति, सटीकता और सूचना सबसे बड़ी शक्ति है। भारत की आधुनिक यात्रा तेज है और देश एक ऐसे डिफेंस इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है जो आत्मनिर्भर भी है और तकनीक प्रधान भी है। दुनिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रही है। आर्थिक शक्ति एशिया की ओर लौट रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉग्निशन को बदल रहा है और क्लाइमेट स्ट्रेस विश्व सुरक्षा को। भारत इस समय दुनिया की सबसे मजबूत डेमोग्राफिक विंडो में है। सही रणनीति, सही संस्थाएं और सही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भारत को वो शक्ति देंगे जो दुनिया को दिशा दे सके। चाणक्य डायलॉग के 3 प्रमुख सत्र थे। राष्ट्र की सुरक्षा यात्रा के 3 स्तंभ जैसे ऑपरेशन सिंदूर, अ सॉवरेन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, भारत की रेडीनेस, भारत की जॉइंटनेस और भारत की न्यू एज वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी का जीवंत उदाहरण। चेंजिंग स्टेटस क्यू, डिफेंस रिफॉर्म्स, नीतियों से लेकर संरचनाओं तक भारत लगातार बदल रहा है। युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं, एक इकोसिस्टम मैनेजमेंट है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इंडस्ट्री, एकेडमिया, स्टार्टअप्स और सेना, 4 पहिए, एक ही दिशा, आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम। I am happy to know that beyond its operational role, the Indian Defence Forces remain a pillar of national development. Apart from strengthening our frontiers, they have also helped in border area development through infrastructure, connectivity, tourism, and education. Ladies and gentlemen, today's
geopolitical landscape is challenging rapidly. The international system is being rewritten by contesting power centers, technological disruptions, and shifting alliances. New domains of competition, cyberspace, information, and cognitive warfare are blurring the lines between peace and conflict. Guided by our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, we have shown that strategic autonomy can coexist with global responsibility. Our diplomacy, our economy, and our armed forces together project an India that seeks peace but is prepared to protect its border and its citizens with strength and conviction. इस मौके पर भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने संवाद का समापन की नोट से दिया। उनकी बातों की गंभीरता, रणनीतिक भविष्यवादी माहौल देश को एक नया संदेश दे गया। समय अनिश्चित है, युद्ध बदल रहा है और तकनीक भूगोल की शक्ति को कम कर रही है। एआई, हाइपरसोनिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमी, सेंसर ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी सब मिलकर रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स को गति दे रहे हैं और इन सभी बदलावों को भारत अपना चुका है। Let me start by quoting the very person who has inspired this dialogue and given a name to it, Chanakya. He says, Kalo hi Duritrikram. It's a part of a larger shloka which highlights the importance of time. It translates into time is insurmountable and unpredictable. Let me juxtapose this along with Clausewitz saying, one of the foremost strategic thinkers on warfare, and he says that warfare is the realm of uncertainty. Both these lines signify a significant recognition that time, in its relentless advance, dissolves prediction itself. It means predicting the future is always difficult. As practitioners of warfare, we all know that predicting warfare or the outcome of war is always difficult, from the smallest of engagement to a war or a campaign. Let me also tell you that this is a very, very difficult thing because warfare invents itself constantly. Concepts that appear futuristic can become obsolete even before they're getting implemented. सीडीएस ने इस अवसर पर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस डॉक्टरेन की तैयारी की भी बात की, जिसे 2047 के लिए सेना तैयार कर रही है, क्योंकि रणनीति वही सफल होगी जहां बुद्धि, ईमानदारी और आत्मचिंतन एक साथ खड़े हों। Soldiers don't fight every day. They actually prepare for that ultimate day. And yet, they're not supposed to fail on that ultimate day because any failure in warfare can be catastrophic for a nation. So this is important for us. So preparation, clarity of thought and intellectual honesty are the lifeblood of strategic leadership. Military leadership must take lessons from past and present to prepare for the future. Sun Tzu had said that if you know the enemy and know yourself, you need not fear the outcome of hundreds of battles. When he spoke about knowing about the enemy and knowing about yourself, he was actually talking in the context before the warfare. But I think knowing the enemy and knowing yourself in the context when the warfare is already on, that is, I think, becoming more and more important. And probably in future, in a battle, not allowing the enemy to know about himself will become a battle-winning factor. That, I think, will be important. One thing, however, is certain in history that tells us that commanders who have won wars and battles, they have done so by ingenious application of strategy. Again and again, Sanskrit verse which says that yuktaya sarbhe sambhavati, that is, by strategy everything is possible. Strategy has been long recognized an art of the general. It's part of warfare, and this actually correctly translates into Hindi as Raniti, which actually signifies its meaning. Otherwise, strategy today has been used in the wider context. It can be used even for business, marketing, even electoral politics. But when we talk about strategy in its original sense, it's the logic of warfare and art for preparing and application of military power. That is Raniti, and that's expected out of military leaders like all of us.
चाणक्य डायलॉग के दूसरे दिन मंच पर उतरे भारत के रक्षा मंत्री, जहां से 2025 के ईयर ऑफ रिफॉर्म्स को दिशा देने पर बात हुई, नए डिफेंस इनिशिएटिव लॉन्च हुए और भारत की रणनीतिक यात्रा को 2047 तक ले जाने की गहराई से बात हुई। भारत एक ऐसी शक्ति है जो आज वैश्विक मंच पर संतुलन, जिम्मेदारी और भरोसे की आवाज बनकर उभरा है। बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत अब इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ का सबसे विश्वसनीय साझेदार बन चुका है। भारत शांति और संवाद में विश्वास रखता है, लेकिन संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करता। That development and security are not separate pursuits. They reinforce each other. That thought remains relevant today also. And this year also, we carry that discussions forward with the new theme of this dialogue, reform to transform, Sashakt, Surakshit and Vikshit Bharat. It urges all of us to view reforms not merely as an administrative exercise, but as a driver of the national strength, national security, and a national transformation. The relevance of this platform, and especially of this theme, becomes even more important in the context of the present global scenario and the challenges India faces in its neighborhood. As we reflect on the reforms and the transformation, I feel it is important that we also look at the wider global context in which we all operate. We can easily sense that we are living through a period of the deep geopolitical uncertainty, and the power centers are shifting, new alignments are being tested, and the nature of conflict itself is evolving in ways not seen before. When we look at traditional military domains, they are now intersecting with the cyber space, information, and even cognitive influence. Today, we cannot clearly identify the lines between peace and conflict as clearly as earlier. इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत की सेना राष्ट्र की सबसे बड़ी मजबूती है, जो सीमाओं पर ही नहीं, आपदाओं में, समुद्री सुरक्षा में और वैश्विक शांति अभियानों में भी भारत की पहचान को ऊंचा उठाती है। हमारी सेनाएं क्षमता का ही नहीं, संयम और साहस का भी प्रतीक हैं। India has always believed in peace and dialogue, and we remain committed to that approach. But let me say clearly, when it comes to our sovereignty and the security of our people, we do not compromise. Our armed forces have shown again and again that they are capable and ready. It is this blend of restraint and the firmness that allows us to manage our neighborhood challenges while contributing to regional stability. Friends, when we look at the global environment and the realities of our neighborhood, our message becomes very clear. We cannot rely on past structures to deal with future challenges. The world is changing too fast, and the nature of threats is becoming too complex. This is why reforms are not a choice of many more. They are a strategic necessity. Reforms strengthen the adaptability of our institutions. चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का रणनीतिक ब्लूप्रिंट था। ये बताता है कि 2047 का भारत कैसे होगा। However, this troika must look at Vasudhaiv Kutumbakam, the word is one family, in a collaborative manner for ensuring long-term trusted friendship across the globe. On this note, as we turn to this year's Chanakya Defense Dialogue, we are privileged to host distinguished military leaders, scholars and experts whose perspectives will sharpen our strategic thinking. सशक्त क्योंकि आत्मनिर्भरता होगी, सुरक्षित क्योंकि तकनीक होगी, विकसित क्योंकि पूरा राष्ट्र जुड़ेगा।
और जब भारत का सैन्य नेतृत्व, नीति निर्माता, उद्योग, युवा और वैज्ञानिक एक साथ बैठकर भविष्य लिखते हैं तो दुनिया देखती है कि भारत अब सिर्फ राइजिंग पावर नहीं, गाइडिंग पावर भी बन रहा है। राष्ट्र वही सुरक्षित और सशक्त होता है जो समय की मांग को पहचान कर अपनी नीतियों, क्षमताओं और तकनीक को लगातार उन्नत करता है। भारत की सुरक्षा यात्रा सिर्फ सैन्य शक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह सामूहिक संकल्प, आधुनिक दृष्टिकोण और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतीक है। यह वही मार्ग है जो भारत को और भी सशक्त, सुरक्षित और विकसित बनाएगा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 भारत के उसी संकल्प का प्रतीक है। युद्ध की तैयारी, शांति की रक्षा और विकास का राष्ट्र धर्म एक ही दिशा में बढ़ेंगे। भारत सशक्त भी, सुरक्षित भी और विकसित भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।